हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मान के शुरू करूँगा कि आपने 11th में भी कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, है ना, कि आपका 11th जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। या तो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा या तो आपको अच्छे से पढ़ने वाले थे लेकिन आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया। यानी कुल मिला के मेरे ये कहने का मतलब है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 10th से डायरेक्टली 12th में आए हुए हो और मैं आपको वैसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो अपना पहला चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करेंगे और मेनली जो भी मेरा बेस है वो NCERT रहेगा। ठीक है, तो NCERT से शुरू करेंगे। तो NCERT की जो पहली हेडिंग है क्या है? क्लासिफिकेशन। क्या है? हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन। तो अपना चैप्टर का नाम आप डाल लीजिए हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब हेलो एल्केन्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरी जहाँ पे जो भी हेडिंग रहेगी वो फिलहाल के लिए आज की जो बेस मैं आपको बिल्ड करने वाला हूँ वो पूरी की पूरी रहेगी NCERT के रूप में। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले NCERT ने हमें बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब अपने पास कोई एटम है, जैसे कि शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए अपने पास ये है, ठीक है, ये है। अब सॉरी CH3X होता है, वेरी सॉरी, CH3X है। तो इससे बोले क्या बोल सकते हो? तो आप इसको इन जनरल लिख सकते हो RX। आपको पता है ये क्या होता है? एल्किल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखते हुए चलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल, और इस ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, और यहाँ पे इसका नाम होता है हैलाइड। तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड। ठीक है, जैसे इसमें अब एल्किल क्या होता है, जो यहाँ पे एल्क वर्ड यूज है वो देखिए, जो एल्किल है वो सब्स्टिट्यूएंट को बताता है। ठीक है, जो एल्क है वो बताएगा नंबर ऑफ कार्बन को। अब आपको पता होगा एक कार्बन होता है तो फिर मेथ बोलते हैं, दो कार्बन होता है तो एथ बोलते हैं, तीन को प्रो, ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेक्स, है ना। आई थिंक आपको पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। नहीं पता होगा तो फिर आइए इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है? मिथिल ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और बस फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा और आयोडाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन सा है? इसमें कितने हेलोजन एटम्स हैं? एक हेलोजन एटम है। कितने हैं? एक। तो इसको बोलते हैं ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसका नाम है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अब मान लीजिए दो है। क्या है? दो अपने पास आ जाए दो, ऐसा अपने पास कोई चेन है कार्बन की, हमने इसमें जोड़ दिया दो हेलोजन एटम, और एक यहाँ पे जोड़ सकते हैं, एक यहाँ पे। अब देखिए, दो में जोड़ने के दो तरीके हैं। पहला क्या है कि अब जैसे कि तीन तरीके, बेसिकली कितने तरीके हैं? तीन। तो पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका है CH3CH, दूसरा तरीका ये है, और तीसरा तरीका अपने पास है, आई थिंक नीचे दिख जाए, जो अपने पास तीसरा तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, वो है CH2। एक हेलोजन एटम यहाँ पे जोड़ा जाए और एक हेलोजन एटम यहाँ पे जोड़ा जाए। तो ये तीन तरीके हैं, दो हेलोजन एटम को जोड़ने के अपने पास ये तीन तरीके हैं। अब मतलब ऑब्वियसली बात है, मतलब काफ़ी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप मतलब ऐसे तीन तरीकों को जोड़ सकते हो। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें समझानी है। अब अगर आप दो होते तो उसको बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलते हैं उसको? डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसको हम बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको नए नाम जानने पड़ेंगे। जैसे जब भी क्या हो जाए कि जो हेलोजन एटम है वो बगल वाले एडजेसेंट, मतलब बाजू वाले के पास जुड़ा हो, बगल वाले के से जुड़ा हो डायरेक्टली, ये इस कार्बन के बगल वाला कौन है? ये। इससे क्या जुड़ा है? इससे भी हेलोजन जुड़ा है और इससे भी हेलोजन जुड़ा है। ठीक है, एक केस है कि एक ही से दोनों जुड़ा हो, एक केस के अपने पास दो केसेस हैं। पहला क्या हो जाए कि एक से ही दोनों जोड़ दो, और दूसरा क्या है? एक के बगल। तो इसका नाम होता है जेम, और इसको बोलते हैं विसिनल। इसको बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, अब विसिनल मतलब अब नाम याद रखो, पहले नाम। ठीक है,
विसिनल। अब विसिनल क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हेलोजन एटम्स जुड़े हों तो उसको बोलते हैं विसिनल। तो ये एडजेसेंट कार्बन एटम पे वर्ड पे मतलब एडजेसेंट कार्बन से अगर जुड़ा हुआ हो तो जेम और विक डाइहैलाइड्स आते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। और जेम कब बोलेंगे, वो सेम कार्बन एटम से हेलोजन जुड़ा हो, सेम कार्बन एटम से हेलोजन क्या हो, जुड़ा हुआ हो। अब बताइए तीसरा ये क्या है, जेम है कि विक है? दोनों ही नहीं है, ना तो ये जेम है और ना तो ही ये विक है। डेफिनेशन पकड़ के चलो, आप एकदम डेफिनेशन को पकड़ते हुए चलो। इसमें क्या बोलता है विसिनल में कि एक कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है, अगर उससे बगल वाले एक से उसके डायरेक्टली बगल, मतलब इसके डायरेक्टली बगल ये है, अगर हेलोजन एटम जुड़ा है तो उसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन एटम से दोनों जुड़े हैं तो उसको बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। और अगर नहीं जुड़ा तो उसको कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो डायरेक्टली क्या है, डाइहैलाइड है। तो ये बोलते हैं डाई सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। ऐसे 3 जुड़े तो उसको हम लोग बोल देते हैं ट्राई सब्सटीट्यूटेड। जब ठीक है आगे हम पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। फिर अपने पास दूसरा जो पॉइंट है वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स के रूप में अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है वो ओपन कर लें तो आपको वीडियो देखने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो आप क्या कर लें, ओपन एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लें। और इसकी दूसरी रीडिंग क्या थी कि हम लोग कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर देख रहे थे, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हम लोग क्या देख रहे थे, ऑब्वियस सी बात है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर जो पहला है इसमें से, अगर जो अपने पास बॉन्ड है वो हो जाए sp3 कार्बन से क्या आके जुड़ा रहे, हेलोजन जुड़ा रहे, मतलब इसको लिखा है बॉन्ड आगे करके, ठीक है। जो अपने पास पहली कैटेगरी है, तो एल्किल जो हैलाइड है वो यहाँ पे है। तो कंपाउंड कंटेनिंग्स, ऐसे कंपाउंड जो कि अपने पास क्या है, हेडिंग है, लिख देता हूँ मैं, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन लिख रहा हूँ, sp3 कार्बन हो और इसमें x बॉन्ड हो, मतलब ये बॉन्ड हो। अब यहाँ पे ये sp3 आपने पढ़ा हो शायद, ये हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 sp2 और sp, ये हाइब्रिडाइजेशन का टर्म होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया है हाइब्रिडाइजेशन, वो मैं पहले आपको समझा दूँ कि वो आखिर है क्या हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। हाइब्रिडेशन निकालने का बस सिर्फ एक, आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप पकड़ लो, ठीक है, आप निकाल लोगे। 11th भले ही आपने ना पढ़ी हो, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हमको हाइब्रिडेशन निकालना है वो सिर्फ कार्बन के अराउंड निकालना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो और हमें हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाना आता है, कि कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना तो सबको आता है, क्योंकि हमको पता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती हैं, 4। वो 4 वैलेंसीज वो 4 तरीके से शो कर सकता है। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है और चौथा तरीका है ये, ठीक है। तो 4 तरीके हैं। तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और 4 उसकी वैलेंसी हमको प्रूफ कर देनी है। जैसे यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो इसको पास हम लोग क्या कर देंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे हम लोग, क्या इसकी बात कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन की। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग, एक नंबर होता है स्टेरिक नंबर, ये उसको सब लोग डिनोट करते हैं, हम और आप ही नहीं, मतलब हर जगह जेड से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स किसी भी कंपाउंड की अगर आप निकाल रहे हो, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में ही एक टॉपिक है, अगर मैं इसको पढ़ाने चलूँ तो ये केमिकल बॉन्डिंग का एक अलग से टॉपिक है, जिसके ऊपर 2 लेक्चर्स आराम से ही पढ़ाए जा सकते हैं। अगर कम करोगे तो फिर 1 लेक्चर, और ज़्यादा करोगे तो 2 लेक्चर, मतलब कम से कम 1 घंटे का लेक्चर तो मतलब बन ही सकता है। और यहाँ पे मैं आपको 10 मिनट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो पूरी समरी समझा रहा हूँ। तो ये जेड है, तो जेड क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है, और नंबर ऑफ लोन पेयर। पाई बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन का कोई लेना देना नहीं होता, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं ले सकते हैं। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना शुरू कर दो। अब आपने काउंट किया, ठीक है। अब स्टेरिक फैक्टर के जेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो सकती है 2, 1 तो होगी नहीं, तो जेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी
2 होगी तो यहाँ पे मैं जेड की वैल्यू लिखूंगा और ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो अगर जेड की वैल्यू आती है 1 तो कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जेड की 2 वैल्यू पे। तो जेड की आती है वैल्यू 2, फिर आती है 3 और फिर आती है 4। इससे आगे अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मतलब है तो फिर वो इनऑर्गेनिक में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर जेड की वैल्यू आती है 2 तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन है sp। अगर जेड की वैल्यू है 3 उसका मतलब होता है sp3 और सॉरी sp2, वेरी सॉरी sp2। और जेड की वैल्यू आती है 4 तो इसका मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसका मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब ये देखो, पहले तो आप ये समझ लो कि जो अपना हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा कि क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स होती हैं। तो कितनी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुई हैं आपस में, मिक्स करके एक नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाया है, वो बताता है जेड। अगर जेड की वैल्यू 2 है तो वो बताएगा कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर 2 नई sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाई हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिक्स हुई हैं, सॉरी 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हुई हैं और 3 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के बनी है। 4 मतलब 4 ऑर्बिटल मिक्स्ड हैं और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी हुई हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? हाइब्रिडेशन निकालना आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ इसका हाइब्रिडेशन आप बता दो, तो इसका हाइब्रिडेशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर अपने पास कोई एक बॉन्ड है, ठीक है, और एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो अपने पास 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। तो आप ये समझिएगा, दो एटम्स में, 2 बॉन्ड नहीं 2 एटम्स में सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड बनता है और सिंगल बॉन्ड हमेशा पाई होता है। यानी 2 एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद पाई बनता है। मान लीजिए इसमें कौन सा है, तो इसमें एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा, बाकी जितनी भी बॉन्ड्स बनेंगे वो पाई बनेगी। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, लर्न करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ 12th का एग्जाम देना है। तो फिर आप मतलब 12th की ऑर्गेनिक पढ़ो, ये चीज़ें आपस में ही एक लेक्चर लेती है, तो फिर समझाने का कोई फ़ायदा यहाँ पे है नहीं, ठीक है। आप इतना समझो और आप इतने कैपेबल हो समझने के लिए, मुझे पता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे सिग्मा। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो लोन पे तो कोई है ही नहीं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, ये है sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। इस पे आ जाओ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया। तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो कितने सिग्मा है, 3। और यहाँ पे भी 3 सिग्मा है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगला जो पार्ट है वो है, अपने पास कितने हैं, 1 सिग्मा है और 2 पाई है, ठीक है। ये दोनों को दोनों क्या है, पाई है। अब वो मतलब एक मान लिया करो, ठीक है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है। तो इस कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड्स सिग्मा है, 2, और एक भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे ये sp ऑर्बिटल हो जाएगा और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। सॉरी, ऑर्बिटल नहीं, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 RS डायरेक्ट नंबर, आप उसका बता सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। और आप मतलब जितने भी कार्बन आते हैं, मतलब यहाँ पे ले सकता हूँ कि आप मेरे को हाइब्रिडेशन बता दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको क्या करें, नोट करें, ठीक है, तो आपको अच्छा भी लगे। तो नोट कर लीजिए इसको, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मिटा दूँ, ये बहुत सिंपल था हाइब्रिडेशन। अब इसके कंटेंट मतलब सॉरी इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है एल्किल हाइलाइट। क्या है, एल्किल हाइलाइट, जो कि अपन मतलब मैंने बातों ही बातों में आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट है क्या है, एल्किल हाइलाइट। तो एल्किल हाइलाइट क्या है कि एक कार्बन एटम हो, ठीक है, उससे डायरेक्टली क्या जुड़ा हो, एक्स जुड़ा हो, यानी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, और वो जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अब ये क्या बात हुई, भाई यही वो बोलता है एल्किल हाइलाइट, ठीक है। एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हैलाइट, उसको बोलते हैं एल्किल हैलाइट। तो ये क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइट हो जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप क्या करो, इसकी हाइब्रिडेशन निकाल लो। तो ये कितना हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका, sp3। बोल तो दिया, निकालो। तो निकालना क्या है, 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। 2 एटम के बीच में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, काफ़ी लोग तो ये समझ लोगे 2 एटम के बीच में, यानी ये कार्बन है,
ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी ये पाई। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, 2 एटम फिर से ये आ गया ना, तो ये सोचना गलत है ना। मैं जहाँ पे मेरी सोच आप तक पहुँच सकती है मैच करा रहा हूँ, ठीक है। फ्रिक्वेंसी जहाँ मैच नहीं होगी वहाँ पे फिर दिक्कतें आएंगी। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो कितने हो गए 4। स्टेट नंबर कितने हैं 4। जेड की वैल्यू कितनी आई 4, और आप याद करो जेड की वैल्यू 4 तो हाइब्रिडेशन sp3 आता था। आप ऐसे भी देख सकते हो, एक आना है s और बाकी कितने आने हैं p, ठीक है। सबका अपना तरीका है, तो एक s आएगा और बाकी क्या आएंगे p आएंगे, तो ये 3 + 1 कितना हो गया 4, क्योंकि s के ऊपर एक पावर से छुपी हुई है ना। अपने पास पहला ये जो था ये है एल्किल हैलाइड, ये जो पहला हेडिंग थी वो एल्किल हैलाइड थे, जो कि सबको आपको आसानी लगी होगी, मुझे पता है, मुझे पक्के से पता है। अपने पास जो सेकंड है वो थोड़ा सा टफ लगता है, जो वो है थोड़ा सा टफ लगता है, वो है एलाइलिक हैलाइड। वो क्या है एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड क्या है, एलिल कार्बन का नाम सुना है, एलिल कार्बन, एलिल कार्बन का नाम सुना है। तो आप ये समझो डबली बॉन्डेड कार्बन से, मतलब अपने पास एक काम किया, पहले डेफिनेशन में पकड़िए, डबल बॉन्ड कार्बन से अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा है, क्या बोल रहे हो, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है उससे, डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड से कार्बन है, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसको बोलते हैं एलिल कार्बन। अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई तो, ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड की कार्बन फिर से भाई उसकी हाइब्रिडेशन ही sp3 ना हुई तो वो एलिल होगा ही नहीं। तो डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन और उसकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए sp3 होनी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर वो एलिल है ही नहीं। तो यानी इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होनी चाहिए sp3, तो यानी ये जो कार्बन है, बाकी इसकी आप बैलेंस ही पूरी कर सकते हो, ये हो जाएगा H2 + 1 3 और यहाँ पे हो जाएगा H2, यानी ये जो कार्बन है ये है एलिल कार्बन, ये क्या है एलिल कार्बन। और एलाइलिक कार्बन जिसको बोलते हो, सॉरी एलिल कार्बन नहीं एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बोलते हैं, हाँ हाइड्रोजन को बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। यानी अगर मैं इसी में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। अब फिर से नेक्स्ट, एलाइलिक हैलाइड के किसे बोलते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ऐसा नहीं है कि sp2 हो जाए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, उससे अगर कोई हैलोजन एटम आके जुड़े उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अभी मैं इसको और क्लियर करता हूँ, पहले तो ये एग्जांपल है वो तो आप समझ ही लो, ठीक है। अपने पास कुछ और एग्जांपल्स मैं ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता हूँ। अब एलाइलिक हैलाइड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने पास एक और चेन है C सिंगल बॉन्ड C, थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास है S3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड 1 2 3 2 और 1 3 और 4 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और X। अब मैं बोलूँ इसमें एलिल कार्बन कौन कौन से हैं, मैं बोलूँ एलिल कार्बन कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये ना डाल दो, ठीक है, H3 लिख लेते हैं। तो डबल बॉन्ड कार्बन ये रहा, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अब आपको देखते ही देखो, अभी आपको थोड़ा सा मुझे पता है जो पढ़ा होगा उसको समझ में आ जाएगा कि बार बार क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ भैया, बताइए आसान चीज़ें हैं। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या दोनों एलिल हैं, हाँ दोनों ही एलाइलिक कार्बन है। तो लेट्स से एलाइलिक कार्बन इतना बड़ा लिखने में इसको बोल देते हैं कि ये है, X लिख नहीं सकते, इसको लिख दो A लिख दो। तो ये क्या है एलाइलिक हैलाइड का सिंबल है, तो ये भी एलाइलिक हैलाइड है, सॉरी एलाइलिक कार्बन है और ये भी एलाइलिक कार्बन है। अगर मैं इन दोनों पे लाके जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं हैलोजन एटम, तो वो एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नहीं समझ में आया तो ये रहा अपने पास डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से मैंने जोड़ दिया ये तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ना, ठीक है। अब बताओ इनमें से कितने एलाइलिक कार्बन है, इस कंपाउंड में कितने एलाइलिक कार्बन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने हैं 4, क्योंकि एलाइलिक डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन एलिल कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन। तो कितने हैं 4 एलाइलिक कार्बन हैं, 4 एलाइलिक कार्बन, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अब मैं यहाँ पे एक को हटा दूँ, एक हाइड्रोजन निकाल दे जाओ और X को जोड़ते जाओ, H निकालो X जोड़ो, H निकालो X जोड़ो, तो वो हेलोजन डेरिवेटिव ऑब्वियस सी बात है, सॉरी हेलोजन डेरिवेटिव नहीं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव वही बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन निकालो और X को जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा
एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? एलाइलिक हैलाइड क्लियर हुआ। इसका एक एग्जांपल और आप ले सकते हो एलाइलिक कार्बन का, ये लो, ये है साइक्लोहेक्सीन। क्या है? मुझे पता है आपको नोमेनक्लेचर भी नहीं आता, लेकिन ये साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सीन क्या है? साइक्लोहेक्सीन। अब डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, ये और ये भी एलिल कार्बन है और ये भी एलाइलिक कार्बन है। बार बार एलिल कर रहा है लेकिन उसको एलाइलिक कार्बन, तो अगर यहाँ पे मिला के क्या जोड़ दूँ, एक्स जोड़ दूँ, तो वो एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। क्या आपको क्लियर है? अब आप देखो, अगर आप ध्यान दो, मैंने शुरुआत में डेफिनेशन में बोल दी वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और इसीलिए मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, इसलिए उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये अपने पास दूसरी कैटेगरी थी एलाइलिक हैलाइड, ये अपने पास दूसरी कैटेगरी है एलाइलिक हैलाइड की, ठीक है। आप नोट कर लें। फिर इसके बाद जो अपने पास तीसरा जो भी कैटेगरी है उसको अपन कवर करते हैं, ठीक है। तो तीसरा अपने पास क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, तो पहले में ही अपने पास कौन सा है? तीसरा, जिसका नाम है बेंजाइलिक हैलाइड। थर्ड है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या स्पेलिंग गलत है? बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या होता है? बेंजाइलिक कार्बन से अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड, या लिख सकते हो तो बेंजाइलिक कार्बन से, थोड़ा सा और इसको अच्छा कर लेते हैं, डायरेक्टली अटैच्ड हैलोजन को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। बोल दो, अभी तक तो मेरा डाउट सॉल्व ही नहीं किया भैया आप तो। बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क बना है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? तो बेंजीन रिंग तो सबको पता होगी। तो बेंजीन रिंग ऐसी कुछ होती है, इसके बीच में ये होता है, ये जो होता है ना, ये इसके बराबर होती है, इसकी इक्विवेलेंट होती है। इसमें ये एडजेसेंट, मतलब एक अल्टरनेटिव पे क्या जुड़े होते हैं? डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं, तो इसको बोलते हैं बेंजीन। तो बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली कोई कोई कार्बन जुड़ा है तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। और अब इसी में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो, -H, और इसमें से एक वो डाल दो, हैलोजन डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा? CH2X हो जाएगा। ये वाला निकाल दो, मतलब ऐसे समझने के तरीका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा है। पकड़ के चलो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। बेंजाइलिक कार्बन कौन है? इसमें ये है। क्या ये बेंजाइलिक कार्बन है? मैं बोलूँ बेंजाइलिक कार्बन को, आप बताओ इसमें कितने बेंजाइलिक कार्बन है? ये बेंजाइलिक कार्बन है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली थोड़ी ना जुड़ा है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कौन जुड़ा है? ये जुड़ा है। तो ये कौन सा है? बेंजाइलिक कार्बन है। ये क्या है? ये बेंजाइलिक कार्बन नहीं है। तो ये है क्या है? बेंजाइलिक कार्बन है। ये है बेंजाइलिक कार्बन। क्या बात क्लियर है? बेंजाइलिक कार्बन की बातें क्लियर हो गई। अब मतलब बेंजाइलिक कार्बन थोड़ा सा और आप इसको मतलब क्लियर कर सकते हो कि ठीक है, इसको और अच्छा कर सकते हैं, है ना? कैसे? आप हर जगह जोड़ दो। क्या जोड़ दो? कार्बन को जोड़ दो। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना, हर एक पॉइंट पे क्या होता है? कार्बन एटम होता है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे है, तो वैसे यहाँ पे भी एक कार्बन एटम होगा। बार बार CH3 लिखने में मतलब इंक खत्म होती है, लिख देता रहा हूँ, क्या बात है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। तो यहाँ पे कितने बेंजाइलिक कार्बन है? 6। क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं? 6 कार्बन जुड़े, तो कितने बेंजाइलिक कार्बन हुए? 6। अब एक को हटाते जाओ, जितने हटाओगे, जितने जुड़े उसको बोल देंगे बेंजाइलिक डाइलाइड, सॉरी बेंजाइलिक हाइलाइट, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है? नोट कर ले, बेंजाइलिक हैलाइड हमने क्लियर कर लिया है। सेकंड क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर कोई अपने पास कंपाउंड है, ठीक है, वो sp2 कार्बन से, मतलब कोई हैलोजन है, जो भी अपना सेकंड क्या था, मतलब सेकंड का समय मुझे थोड़ा सा कम याद आ रहा है। हाँ, सेकंड जो था हेडिंग थी वो थी कि sp2 कार्बन से क्या हो? हैलोजन जुड़ा हुआ हो sp2 कार्बन से, तो उसको मतलब कितने कितने टाइप से हो सकते हैं? तो इसका जो पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो होता है विनाइलिक हैलाइड। क्या होता है? विनाइलिक हैलाइड। अब
ये जो भी चीज़ें हैं, मतलब ये जो नाम है एलाइलिक, विनाइलिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आगे चल के धीरे धीरे ये चीज़ें भूलना शुरू होती है। क्योंकि इस पर मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने भुगता है। मैं अपनी क्लासेस में अगर मैं अपने कलीग से, मतलब सॉरी कलीग तो नहीं बोल सकते, मैं अपने दोस्तों से अगर पूछता हूँ कि विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, वो अभी स्टिल कंफ्यूज्ड है, अभी तक कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि उनको मतलब 12th में नहीं पता था। वो जब हम लोग बीएससी किए, मतलब जब तैयारी किए, तो पता चला कि ये एल क्या होता है, विनाइल क्या होता है। मतलब इसके पहले कोई बताता ही नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़ाते थे टीचर उतने में हम लोग खुश थे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज। तो पहले ही से ही हेडिंग में क्या है कि sp2 कार्बन से जुड़े हुए। तो इसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, सुन लो। सबसे पहले एक होता है विनाइल कार्बन, विनाइलिक कार्बन होता है। तो विनाइलिक कार्बन से क्या हो, डायरेक्टली अटैच्ड हो, क्या हो, डायरेक्टली अटैच्ड हो। क्या अटैच्ड हो, एक्स, एक्स क्या है, हेलोजन ग्रुप है। अब विनाइलिक कार्बन क्या होता है, विनाइलिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड कार्बन। तो डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली क्या जुड़ा हो, एक्स जुड़ा हुआ हो। तो ये H2 है और यहाँ पे H कर दो, और ये X है, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये विनाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक कार्बन है और ये भी विनाइलिक कार्बन है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से जितने भी कार्बन जुड़े हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के नीचे क्या बोलेंगे, हेलोजन ग्रुप, तो उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। या डबल बॉन्ड कार्बन से जो भी अटैच्ड है उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब इसमें भी मतलब काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फिर से ये ले सकते हैं, मतलब क्या पे करें इस पर, टू 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 टू। अब इसमें विनाइलिक है, मतलब चीज़ तो वही है, ठीक है, ये भी वही है, बनाया ऐसे ही है। अब इसमें क्या हो सकता है कि ये जो रिंग है इसको थोड़ा सा, सॉरी ये जो चेन इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ, यहाँ पे फिर से मैं डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा दूँ, तो इसमें ये विनाइलिक है, ये विनाइलिक है और ये भी विनाइलिक है और ये भी विनाइलिक है, ठीक है। तो इसमें 4 विनाइलिक कार्बन हो जाएंगे। अब 4 में से जहाँ पे 4 वी लिखा है, अगर चारों में से किसी एक पॉइंट पे जाके जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, हेलोजन जुड़ जाए, तो उसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। मैं थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ इसलिए मैं हड़बड़ा जाता हूँ, ठीक है। तो आवाज़ आपको थोड़ी सी क्लियर कम आ रही हो सकती है, आई थिंक सो, ठीक है। तो विनाइलिक कार्बन से जुड़े, विनाइलिक कार्बन से जुड़े हाइलाइट को विनाइलिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिल हैलाइड के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट इज एरिल हैलाइड, एरिल जो वर्ड है वो एरोमेटिक से आया है, एरिल जो वर्ड है वो एरोमेटिक से आया है। आपने 11th में आपको जीएसओ में शायद टीचर ने पढ़ाया हो एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक का जो बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम लोग पढ़ते हैं, जो अपने सिलेबस में होता है, वो है बेंजीन। क्या है वो, बेंजीन है। अब जो भी एरिल हैलाइड में जो हेडिंग डालती है, बी था कि सी था, सॉरी ये बी था ना, एरिल हैलाइड्स। अब एरिल हैलाइड क्या है, अब एरिल हैलाइड मतलब ये देखो, ये जो मैंने पहले बोला जो एरिल वर्ड है वो एरोमेटिक से आया है। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो बहुत ही स्टेबल होते हैं। अब एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, ऐसा एरोमेटिक क्या होता है। तो फिर आप ये पहले ये समझ लो कि जो बेंजीन है वो एरोमेटिक का पार्ट है। यानी अपने पास ये रिंग है और जो कि एरोमेटिक है, अपने पास एक रिंग है जो कि एरोमेटिक है, और इस रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन को अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए तो उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। अगर बेंजीन से डायरेक्टली क्या अटैच हो जाए, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच क्या हो जाए, हेलोजन हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे एरिल हैलाइड। ऐसा क्या पक्का है कि अगर बेंजीन से जुड़ा हो तो ही एरिल हैलाइड बोलेंगे, किसी दूसरे से जुड़ा हो ना, बेंजीन से जुड़ा हो स्पेसिफिक नहीं बोला गया। अगर कोई भी एरोमेटिक रिंग यहाँ पे रख दो, रिंग कोई सी भी हो सकती है, एनसीईआरटी ने पक्के से लिखा कि वो कार्बन एरोमेटिक रिंग का पार्ट हो, तो यानी ये जो कार्बन से जुड़ा है वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। अगर वो कार्बन, ये जो रिंग है वो एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक एरोमेटिक क्या बोले जा रहे हो, ठीक है। तो एरोमेटिक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, ये हमको पता चलता है एरोमेटिक, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब है, उसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड कब हो सकता है, तो उसके लिए 3 आप पकड़ के चलो, बाकी तो फिर आपसे हो ही सकता है। एरोमेटिक में पहला जो रूल है कि कोई भी किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कहने के लिए वो जो कंपाउंड है वो साइक्लिक हो, यानी इसमें साइकिल बन रही हो, या आप उसको प्यार से हम लोग बोलते हैं क्लोज हो। ये देखो क्लोज है,
दूसरा जो पॉइंट है वो क्या हो कि वो जो प्लेनर हो, वो जो आप रिंग है, यानी जो रिंग आप बना रहे हो, जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर हो। क्या हो? प्लेनर। अब देखो प्लेनर आपको टीचर बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, बुक में लिखा होगा, है ना। कहीं कहीं कोई सी रिंग होती है जो प्लेन के बाहर आ जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्या करो, आप ये देखो कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, हाँ है। ये भी मतलब 100% ट्रू नहीं है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो प्लेन हो जाएगी, ये आपको टीचर बताएगा, ठीक है। एक आध एक्सेप्शंस होते हैं, वो अपन मतलब एरोमेटिसिटी में पढ़ लेंगे, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, कहीं ना कहीं किसी ने पढ़ाया ही होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि उसमें जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हो उसमें हो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। अब इसी को अप्लाई कर लेते हैं बेंजीन पे, क्या ही दिक्कत है। जैसे कि ये बेंजीन रिंग बनी, रिंग है इसमें क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे कार्बन, पहले तो ये बना लेते ना। अब यहाँ पे सारे कार्बन के हाइब्रिडेशन निकालना शुरू करो, तो आपको पता है अगर बेंजीन का आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पे ये क्या है 1 2 3, तो मतलब हर एक से क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, जो कि लिखा नहीं जाता है। तो आप देखो एक कार्बन एटम यहाँ पे है, उससे कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4, और 4 में से 3 बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा है, और एक बॉन्ड क्या है, पाई है। तो यानी ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और सारे के देखोगे तो सभी ऐसे की ही मतलब शो कर रहे होंगे। यानी सारे कार्बन का जो स्टेरिक नंबर है यार, जेड की जो वैल्यू है वो आ रही है 3। यानी जो यहाँ पे सारे कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यानी अपने पास पहली कंडीशन फ्लो सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तीसरी कंडीशन क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मतलब ऐसा मतलब कुछ भी ले लो, होल नंबर ले लो, डेसिमल नंबर नहीं ले सकते, होल नंबर ले सकते हैं। तो जब 2 0 पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, 1 पुट करोगे तो आ जाएगी 4+2 6, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 14। यानी यहाँ पे एक मैथमेटिक्स वाला एपी बन रही है, 10th में जो पढ़ाओगे एपी, तो जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 का है, तो 2 6 10 14। अगर ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो बना रहे हो, या मतलब ठीक है, पहले इतना समझ लो, एक बेंजीन ही रिंग ले लेते हैं, क्योंकि अपने मोस्ट ऑफ द सिलेबस में मतलब जो भी आप बोलेगा एरोमेटिक में वो बेंजीन का यूज़ करेगा। तो आप देखोगे इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी जितने आपको पाई बॉन्ड दिखे उसको आप डबल कर दो, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n+2 यानी 6 है। n की वैल्यू कितनी है, 3 है। n की वैल्यू कितनी है इसमें, 3। ओह वेरी सॉरी, गलत हो गया, यहाँ पे मैं कुछ दूसरा सोच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, तो 3 2 जा 6, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हो तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे आता है 6, तो यानी तीसरी भी जो भी सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब ये तीनों ही सेटिस्फाइड हों, मतलब जो तीनों कंडीशन है सेटिस्फाइड हों, तो ही हम किसी भी रिंग को बोलेंगे कि वो एरोमेटिक है। पहला क्या हो, वो साइक्लिक हो, दूसरा प्लेनर हो, प्लेनर आपको टीचर बताएगा या बुक में लिखा हुआ होगा, और जो तीसरा है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब करा नहीं रहा, वैसे ही वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको एरोमेटिक्स पता चल गया, वो एक ही रिंग नहीं है, मैं पहले ही से बोल रहा हूँ वही एक रिंग नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अपने पास अगला पॉइंट आता है नोमेनक्लेचर का। क्या आता है, नोमेनक्लेचर का। तो नोमेनक्लेचर का मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या क्या बताना है, थोड़ा सा तो देख ही लेते हैं, है ना। नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं आपको ऐसा मान रहा हूँ कि आप 10th से डायरेक्टली स्विच हुए हो, 12th में आपने 11th में कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि 10th में 11th वाले बच्चे तो जो है ना थोड़ा कम पढ़ते हैं। क्यों कम पढ़ते हैं वो तो मुझे नहीं पता, वो मतलब काफ़ी 2-3 रीजन्स हैं कि हम लोग क्या करते हैं, 10th में काफ़ी मेहनत किए होते हैं बोर्ड को लेके, तो कुछ दिन आराम करते हैं। कुछ होते हैं कि उनको सिलेबस ही नहीं समझ में आता, जो काफ़ी पढ़े बंद बच्चे होते हैं, क्योंकि अचानक से किताबें मतलब इतनी मोटी मोटी, पहले 4 चैप्टर थे फिजिक्स में, अब तो सारा एक मतलब 40 चैप्टर हो गए थे, 40 हो गए थे ना, हाँ 20-25 तो आराम से हो गए थे, ठीक है। तो काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, तो हम पढ़ते ही नहीं थे, समझ में नहीं आता था मोल क्या होता है, अगर टीचर अच्छे से ना पढ़ा तो समझ में नहीं आता 11th में पढ़ाया क्या जा रहा है, चल क्या रहा है, और सीरियस भी नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी और टीचर की गलती होती है ना। अभी मतलब मैं अपने रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ,
दिक्कत नहीं लेते। तो नोमेनक्लेचर ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, और आप इसको बोल सकते हो कि ये जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो होती है। अगर आपकी ये कमज़ोर होगी तो फिर आपको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है। इसलिए शुरुआत में बच्चों को जम के पढ़ाया जाता है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये अपने आप में क्या क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मतलब आराम से 8 या 10 वीडियो बन सकते हैं। आपको देखना है कितने वीडियोस बन सकते हो, तो आप यूट्यूब पे टाइप करो IUPAC फिजिक्स वाला अलग पांडे, वहाँ पे आप देख सकते हो कितने वीडियोस लेक्चर बन चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे आराम से 10 या 12 लेक्चर बना सकते हो कोई टीचर, मतलब कोई कोई तो फिर 12-13 बना लेते हैं। मतलब कम से कम अगर आपको देखो तो फिर एक लेक्चर मतलब 2-3 लेक्चर तो इसको प्रॉपरली चाहिए ही। एक लेक्चर तो कम से कम 1.5-2 घंटे इसको दो ही, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर करते टाइम हमें IUPAC ने हमको 2-3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले आपको कुछ नाम याद करने हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, एक होता है वर्ड रूट। प्रीफिक्स, सफिक्स और वर्ड रूट, तो इनका जो भी सीक्वेंस होता है, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, प्लस वर्ड रूट, क्या होता है, वर्ड रूट होता है, प्लस क्या होता है, सफिक्स होता है। ठीक है, अब ये चीज़ लर्न करनी है, जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो आपको लर्न करनी है। जैसे अब देखो सफिक्स दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो सफिक्स है वो पहले लिखा जाता है, और सेकेंडरी जो सफिक्स है वो बाद में लिखा जाता है। ऐसे ही प्रीफिक्स भी दो टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसमें सेकेंडरी सफिक्स पहले लिखा जाता है, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है, और प्राइमरी प्रीफिक्स बाद में लिखा जाता है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, बाद में लिखा जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो सेकेंडरी प्राइमरी आपको समझ में आ गई। ये वर्ड रूट क्या बताता है, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो अपन समझ लेते हैं। ठीक है, अब जो प्रीफिक्स है, सबसे पहले वर्ड रूट समझो। आपने तो समझा ही होगा कि वर्ड रूट क्या होता है। ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, इन पेरेंट चेन, मेन चेन। ठीक है, यानी आपने जो मेन चेन ली है उसमें कितने कार्बन है। अब कार्बन को नंबर ऑफ कार्बन ऐसे एक आ गया, दो आ गया तो वहाँ पे नहीं होता है। तो अगर अपने पास एक कार्बन आ गया तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मेथ। दो आ गया तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एथ। थोड़ा सा मुझे लिखने दो। 3, 4, 5, 6, 7, क्या 7 दिख रहा है? काफ़ी नीचे लेकिन चलो दिख रहा है। तो अगर 3 आ गया तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रोप। 4 आ गया तो ब्यूट। 6 आ गया, 5 आ गया तो पेंट। 6 आ गया तो हेक्स। 7 आ गया तो हेप्ट। क्या यूज़ करते हैं, हेप्ट यूज़ करते हैं, हेप्टेन, सेप्टेन नहीं। मैं भी काफ़ी दिन से कंफ्यूज था। ठीक है, 8 होता है ऑक्ट। 9 होता है नॉन। 10 होता है डेक। आगे भी हैं अनडेक मतलब 2 डेक, वो सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, पेंटेक, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। पहले तो आप इसी पे डटे रहो 10 तक। ठीक है, क्योंकि इससे लंबे पूछेगा नहीं, वो IUPAC में पूछते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं नंबर बताने के लिए कि भाई अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 है तो फिर पेंट, 6 है तो फिर हेक्स, और 7 है हेप्ट। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो भी प्राइमरी सफिक्स है आप इतना नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं। क्या मैंने कुछ गलत पढ़ाया है? क्या मैंने कुछ गलत पढ़ाया है? नोट हो गया? अब हम बात करेंगे इसमें से प्राइमरी सफिक्स के बारे में। ठीक है, और फिर सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। अब वही बात है, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा कि टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में, जो बॉन्ड है वो कौन सा है। तो यहाँ पे मैं निकाल के लिख लेता हूँ प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, तो ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताएगा कि इसमें जो अपने पास कार्बन है, जो भी अपने पास चेन है, उसमें बताएगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड देखो अपने पास 3 टाइप्स के हैं। एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड आता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, जैसे कि ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, सॉरी। अब जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या बताता है? सेकेंडरी सफिक्स, जो सेकेंडरी सफिक्स आता है वो हमें बताएगा टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द मेन चेन, इन द मेन चेन। यानी जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हमें बताएगा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है अपने मेन चेन में।
ठीक है। अपने मेन चेन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, अब वो अपन बाद में पढ़ेंगे कौन कौन सा अपने पास सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में। नोट कर लिया था? नोट नहीं किया तो फिर वीडियो को पॉज करके पीछे से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में। एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। लेकिन एज यूजुअल हम पहले कौन सा लिखते थे, प्राइमरी या सेकेंडरी? कौन सा लिखते थे, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी लिखते थे। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे प्राइमरी के बारे में, है ना। तो प्राइमरी में हम आता कब था, पिक्चर में प्राइमरी आता तभी है जब जो चेन बन रही है वो साइक्लिक हो। अगर साइक्लिक नहीं है यानी उसमें क्या हो, रिंग हो या क्लोज्ड हो, ठीक है, रिंग हो, चेन हो या क्लोज्ड हो, तो ही वो पिक्चर में आता है। इसके पहले वो पिक्चर में आता होता नहीं है, ठीक है। अगर आता है तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं साइक्लो। क्या यूज़ करते हैं, साइक्लो। साइक्लो वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब एक साइकिल हो, क्या हो, एक साइकिल हो। दूसरा बाईसाइक्लो यूज़ करते हैं। बाईसाइक्लो किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर अपने पास कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाए, ये होता है बाईसाइक्लो। एक वर्ड और है स्पाइरो, एक वर्ड और है स्पाइरो। स्पाइरो का वर्ड हम स्पाइरो तब यूज़ करते हैं जब ऐसा कुछ देखें, मतलब एक ही कार्बन से दोनों चेन क्या हो, जुड़ी हुई, सॉरी दोनों ही जो रिंग है वो अटैच्ड हो, तो ये नेमिंग है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों होता है आपके पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है साइड चेन के बारे में। मेन चेन को छोड़ के जितनी भी चेन्स बचती हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। अब सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, यानी मेन चेन को छोड़ के। अब देखो कुछ सबको तो हम लोग एक साथ खुश नहीं रख सकते ना, तो वही सेम चीज़ है, हम सबको एक साथ ले थोड़ी नहीं सकते हैं मेन चेन में। और जो बचा उसको हम बोल देंगे सब्स्टिट्यूएंट, 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 ठीक है। तो जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब वो सब्स्टिट्यूएंट अपना मतलब कि एक प्रायोरिटी ऑर्डर होती है, प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, वहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, उसके हम सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ते हैं। तो आई होप आप एक काम करना, आप जाना 11th की जो बुक है वो उठा लेना, थोड़े से एक बार पढ़ डालना मज़े ही लेके। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज़रूरी है, ठीक है। तो आप मिटा दूँ, ये वाला मिटाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इस वाले मार्कर से मिटता थोड़ा कम है ना, तो मिट तो गया, लेकिन ये देखो। तो आई होप आपको शायद IUPAC का थोड़ा सा बेसिक समझ में आया हो। मैंने पहले ही बोला था, जो अगर मतलब आपको मज़ेदार लग रहा था आप एक काम करो, स्किप ही कर दो। क्या कर दो, इसको स्किप ही कर दो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल अपने पास क्या है, CH3 है, CH3CH2C। काम करते हैं, मैं थोड़ा सा बैलेंस जो है बाद में सही कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक लिख लेता हूँ, यहाँ पे OH जोड़ दो और यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं एक मेथिल ग्रुप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं एक मेथिल ग्रुप फिर से। और बाकी आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी बैलेंस करने तो क्या करेंगे, एक है तो फिर ये 3 + 1 4, और यहाँ पे एक H 1 2 3 और ये 4 1 2 3 और ये 4 1 2 3 और ये 4 1 2 2 4, तो ये बैलेंस है। अब इसका नेमिंग हमको करना है। मान लीजिए अपने पास कोई कंपाउंड है, इसका नेम लिखना है हमको। क्या करना है, नेम लिखना है। तो नेम लिखने में हमको आपने पहले ही पढ़ा था कि क्या करते हैं, सबसे पहले रूल क्या, नोमेनक्लेचर का पहला रूल क्या था कि हम लोग क्या करते थे, लॉन्गेस्ट चेन दिखते थे। क्या देखते थे, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब काफ़ी मतलब तरीके ना। देखो 1 2 3 4 5 6, अपने पास देखो 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है, ठीक है, जितने तरीके आप सोच सकते हो मैं सारे यहाँ पे कवर अप कर लूँगा, भले ही वीडियो की लेंथ लंबी हो जाए। एक तरीका ये है, 6 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब एक तरीका और ये भी है, अगर मैं ये मिटा दूँ थोड़ा सा, ठीक है, एक सीधी है, बार बार लिख तो नहीं सकता और मेरे पास कलर की भी थोड़ी सी कमी है, तो ये है एक मेन कार्बन। और एक मतलब और भी हो सकती है जो आप सोच रहे हो, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ से लो और यहाँ पे वापस आ जाओ। अच्छा ये नहीं सोच रहे तो कौन सा सोच रहे हो,
यहाँ से ऊपर चले जाओ, हाँ ठीक है वो भी है। अब देखो अपने पास एक तरीका होता है कि लॉन्गेस्ट चेन तो देख रहे थे, सारे में 6 थी। अब आप लोग सोच रहे हो कौन सा लो, तो यहाँ पे जुड़ा है ना ये VIP, इसको बोलते हैं VIP, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हो भाई, कोई VIP आ जाए तो उसको हम लोग क्या देते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये आगे तो भाई इसको तवज्जो दो ना, इसको कैसे नेगलेक्ट कर सकते हो, अगर इसको नेगलेक्ट करोगे तो गुस्सा आ जाएगा। और ये भी एक VIP है, ये भी एक VIP है, ये अनसैचुरेशन को छोड़ ही नहीं सकते मेन चेन में। तो मेन चेन में आपको ये लेना है और अनसैचुरेशन को लेना है, दोनों को लेना है। तो दोनों को लोगे तो ये सीधी वाली तो आएगी, यानी नंबरिंग करो। अब नंबरिंग किधर से करोगे, तो यहाँ से करो, खाना मतलब बगल वाले से परोसते हो ना, VIP के बगल से, ताकि VIP को पहले मिले। तो VIP चाहता है कि मुझे जो है वो सबसे लोएस्ट नंबर मिले। तो यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक लोएस्ट सम रूल भी होता है, वो भी होता है कि इधर से नंबर करोगे तो फिर लोएस्ट सम रूल मतलब थोड़ा सा वो दिक्कत करने लगता है। कर लो एक बार देख ली, यहाँ पे जो भी लोकेंट्स है वो देखो, 1 पे है, 2 पे है, 5 पे। तो 5 प्लस क्या करते हो, लोएस्ट सम रूल यहाँ पे बता दे रहा हूँ किस किस पे देखो जुड़ा है। एक 1 पे जुड़ा है, दूसरा किस पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, तीसरा कौन सा है, 5 पे जुड़ा है। ठीक है, ऊपर से जोड़ना शुरू कर दो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अच्छा यहाँ पे 3 भी है, तो एक काम करो, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे और 5 पे। यहाँ पे देखो एक 2 पे है, एक 3 पे है, एक 5 पे है और एक 6 पे। तो मान लो 3 3 3 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 3 3 अभी तो मिल ही रहा है। तब देखो अगर इनको काउंट करो, सम करो, तो सम करोगे तो ये क्या होगा, ये छोटा आएगा और ये बड़ा आएगा, ये तो है। तो जो सबसे छोटा होता है, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करो, ये 99% केसेस में सही भी होता है। ठीक है, एक केस अपन वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप नीचे वाले को लो, यानी ऊपर वाले को मिटा देता हूँ मैं। तो नीचे क्या हो जाएगा, इसका नाम 2 पे क्या हो जाएगा, पहले मेन चेन वर्ड रूट, सबसे पहले वर्ड रूट लिख लो, क्या होता है, सॉरी 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्स, क्या हो जाएगा, हेक्स। 6 के लिए क्या हो गया, हेक्स हो गया। अब क्या लिखते थे, सेकेंडरी सफिक्स की प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, क्या बताता था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम लोग डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है, क्योंकि बिना सिंगल बॉन्ड के तो कंपाउंड बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि उसमें 3 नंबर पे क्या है। अब देखो 3 ले कि 4 ले, तो भाई देखो अपने को क्या चाहिए, थर्ड पोजीशन चाहिए कि फोर्थ पोजीशन चाहिए। तो हम लोग चाहेंगे हमको थर्ड पोजीशन मिले। अगर 3 और 4 में चूज़ करना पड़े तो हम थर्ड पोजीशन चूज़ करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हालांकि ये 3 ज़्यादा मतलब छोड़ दो, ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या था कि अगर कोई 3 चीज़ दे और कोई आपको 4 चीज़ दे, लेकिन यहाँ पे अपने सिलेबस में उल्टा होता है ना, हमारे रैंक नंबर ज़्यादा आएंगे तो रैंक उतनी ही कम आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन वर्ड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, इन वर्ड यूज़ करते हैं। अब क्या है, प्राइमरी सफिक्स कौन सा जुड़ा है, ऑल जुड़ा है। कितने नंबर पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है। तो हेक्स 3 इन 1 ऑल, और 2 नहीं रह सकते, वॉबेस एक साथ नहीं रह सकते, तो ये क्या हो जाता है, इनॉल, हेक्स 3 इनॉल 1, कुछ कुछ लोग नहीं लिखते हैं। तो हेक्स 3 1 ऑल, हेक्स 3 इन 1 ऑल हो गया। अब इसमें क्या बचा है, सब्स्टिट्यूएंट बचा है, साइड चेंज बची हैं। तो जब साइड चेंज बची तो उसका क्या करो भैया, क्या करो, नंबर लिखो, कौन कौन से हैं, 2 पे है, हाँ है, 5 पे है क्या है, मेथिल है। तो 1 है तो फिर मेथिल, 2 है तो डाई मेथिल लिखते हैं। इतनी चीज़ें तो आपने पढ़ी ही होंगी, 10th में पढ़ा दिया जाता है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें। तो इसका यूपैक नेम क्या हो जाएगा, 2,5 डाईमेथिल हेक्स 3 इन 1 ऑल। मैंने बस एक एग्जांपल लेके थोड़ा बहुत क्लियर करके निकल लेते हैं, ठीक है, वरना है तो मतलब काफ़ी। और मैंने पहले ही बोला था कि इसके ऊपर हम लोग काफ़ी चीज़ें और कर सकते हैं, लेकिन अपन एक एक चीज़ मतलब जो भी है वो क्लियर करते हुए चलते हैं। अब इधर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। थोड़ी सी और बात क्या है कि अब मान लीजिए VIP ऑर्डर देख लेते हैं। अब VIP ऑर्डर इसमें बहुत होता है। तो VIP ऑर्डर यानी प्रेफरेंस ऑर्डर, किसको आपको प्रेफरेंस देना है, किसने आपको प्रेफरेंस नहीं देना है, यानी आप कौन आता है, आपको सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना है, क्योंकि आप एक साथ एक को भी प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जितने भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है मैं उनको बोर्ड पे लिख देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। आई थिंक मैंने सही हूँ कि मैंने काफ़ी गंदा कर दिया, और मतलब सच बताऊँ तो मुझे लिखने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि एक बार लिखा तो फिर बड़ा बड़ा तो नीचे में छूट गया था, दिखाई नहीं। तो फिर आप ये मैंने लिखा है प्रेफरेंस ऑर्डर में, ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर में। तो जो पहला है
वह है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दूसरा है सल्फोनिक एसिड, तीसरा है एनहाइड्राइड, क्या है, एनहाइड्राइड है। चौथा है एस्टर, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एसिड एमाइड, सॉरी एमाइड बोलते हैं, वेरी सॉरी एमाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। ये है साइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड, जिसको तो आप जानते हो एल्डिहाइड है, ये है कीटोन, ये अल्कोहल है, ये थायोल है, ये है एमीन, क्या है, एमीन, ये है इपॉक्सी, ठीक है। ईथर का एक फॉर्म है, हालांकि ये आपका यूज़ नहीं होगा। तो ये आपका फॉर्म है प्रेफरेंस ऑर्डर में, आप इसको याद भी रख सकते हो। अब याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है ना, जैसे मुझे याद रखा था। 2-3 ट्रिक्स हैं, लेकिन जो मुझे बेस्ट ट्रिक लगी थी, जो कि मैंने अलग सर से सीखी थी, वो मैं आप लिख रहा हूँ। वो क्या थी, वो है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझना। सबसे पहले क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या हो गया, कार, ठीक है, कार फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या है, क्या आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रो, कैसे लिखूँ मैं इसको, SA फॉर सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, अभी थोड़ा सा और लिखता हूँ, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ, फिर आप समझना, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने जैसे इसको याद किया था, वो है कार सेंट्रो, कैसे लिखूँ मैं, कार सेंट्रो ऐसी अम्बेसडर की स्पेलिंग गलत हो तो बोलना नहीं, अम्बेसडर सियाका टेम्पो, ठीक है। ये पहले ये वर्ड है, आपको याद रख लेना है। अब ये वर्ड में जो मीनिंग्स है वो मैं समझाता हूँ। जो सबसे पहले आता है कार, वो स्टैंड करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। जो यहाँ पे सेंट्रो है, ये S फॉर होता है सल्फोनिक एसिड। जो AN है वो है एनहाइड्राइड के बारे में, यानी जो कार है वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंट्रो में आप देखो जो S है वो स्टैंड करता है सल्फोनिक एसिड के लिए, ठीक है। और जो AN है वो स्टैंड करता है एनहाइड्राइड्स के लिए, किसके लिए, एनहाइड्राइड के लिए। और जो ट्रो है वो एस्टर के लिए यूज होता है, जो ट्रो है वो यूज है एस्टर के लिए। तो ये सेंट्रो का मीनिंग है। ऐसी, तो ऐसी फॉर एसिड, ऐसी फॉर एसिड, क्या है, एसिड। और यहाँ पे एसिड कौन सा है, ये तो हमने ले लिया, बचा ये, तो एसिड हैलाइड, कौन सा है, एसिड हैलाइड। तो ऐसी अम्बेसडर, अम्बेसडर फॉर किसके लिए है, अम्बेसडर का जो AM है वहाँ से आपको पता चलेगा, बाकी इसको क्या करो, छोटा लिख दो। तो यानी AM को क्या कर लेते हैं, बड़ा लिख लेते हैं, और बाकी इसको क्या लिख देते हैं, छोटा। तो जो AM है वो एमाइड के लिए है, किसके लिए है, सॉरी कहाँ है, हाँ एमाइड के लिए है। जो AM है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एमाइड के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और बाकी जो है सियाका, वो C फॉर क्या है, यहाँ पे देखो, C फॉर है साइनाइड, I फॉर आइसोसाइनाइड, A फॉर एल्डिहाइड, K फॉर कीटोन, A फॉर अल्कोहल। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ये जो T है वो स्टैंड करता है थायोल के लिए, जो T है वो स्टैंड करता है थायोल के लिए। AM यहाँ पे स्टैंड करता है एमीन के लिए। और PO पो, इपॉक्सी, इपॉक्सी पो, टेम्पो इपॉक्सी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, आपको समझना है कि आपको प्रेफरेंस किसने देनी है। यानी अगर आपको एक साथ मतलब 2-4 ग्रुप आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, फिर ये आ जाए, या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई और आ जाए, तो आप उसमें कैसे देने हैं। इनमें से कुछ चीज़ें जो मतलब इंपॉर्टेंट होती है वो आपको नोट करना है। पहले तो ये ग्रुप आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये नाम है इनके, आपको नाम पता होना चाहिए। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे तो नाम लिखा है। एक सल्फोनिक एसिड, इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये लिखो, और आप इनके सिंबल भी याद रखो। जैसे कहीं भी कभी आपको जो CO का वोल्टेज है वो आपको ऐसे मिल जाएगा, तो आपको इससे डरना नहीं है। एनहाइड्राइड ये भी है, ठीक है, तो आपको इससे डरना नहीं है, ठीक है। ये डरना वाली इसमें कोई बात ही नहीं है, ये एनहाइड्राइड ही है, बस इसको क्या किया गया, थोड़ा सा ओपन कर दिया गया है एस्टर। और इन सबके नाम देखो, नाम देखो और इनका स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि आपको नाम पता है लेकिन हम किसी शक्ल ही नहीं देखी तो पहचानोगे कैसे। नाम किसी का बहुत सुना है और शक्ल नहीं देखी तो क्या पहचानोगे, है ना। तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए पहचानने के लिए। मान लो देख लिया, हाँ जी आपका नाम क्या है, आपको हम जानते हैं, कैसे जानते हो, नाम ही नहीं पता है।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। तो फिर हम नाम जानो, उनकी शक्ल देखो, तो फिर थोड़ी सी मतलब जो है मैचिंग बनती है। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर जो मैं आपको समझाना चाहता था। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक लेक्चर की लेंथ लंबी होगी, लेकिन क्या करें, ये पूरा इंट्रोडक्शन है तो मैं इसको मिटाता हूँ। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ आइसो एंड नियो। वहाँ पे ठीक है, मैंने छोड़ दिया था, इसी में एक चीज़ और है वो मैं छोड़ दिया था, वो है आइसो और नियो। आपने सुना भी होगा, और ये नॉर्मल जो मतलब कॉमन नेमिंग है उसमें बहुत यूज़ होता है। आइसो वर्ड क्या होता है, नियो वर्ड क्या होता है, वो सारे वर्ड्स। तो आइसो एक ग्रुप है, पहले नाम दिया गया था, आइसो एक ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट्स में इसका यूज़ होता है। तो आइसो अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे, पहली बात तो ये मेथिल या एल्किल में लगेगा, तो ये एल्किल का ये होता है सिंबल, ठीक है, या मतलब किसी भी मेन चेन से जुड़ेगा, और ये साइड चेन होगी। तो आपको दिखे कि देखो, पहले एक चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि ये जो आइसो है, ये सारे नाम हम लोग लिखते किस में है, साइड चेन के लिए। तो साइड चेन में एक होता है इनिशिएशन पॉइंट और एक होता है टर्मिनेट पॉइंट, यानी लास्ट में। तो मान लीजिए शुरू करते हैं, ये है CH2 और CH2 नहीं लेते, CS ले लेते हैं, और ये है CS3 और ये है CS3। आपको ऐसा कोई दिख जाए मेन ग्रुप, ये सबसे छोटा आइसो ग्रुप है। अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए, ठीक है, आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए टर्मिनल से, इसको लिख कैसे सकते हो, देखो ये है एल्किल ग्रुप है कि नहीं है, क्योंकि ये कहीं से जुड़ेगा मेन चेन से। तो आप इसको लिख सकते हो कैसे, CH3 CH। इसको दो तरीके से आप याद रख सकते हो। आप क्या करो कि आप इस ग्रुप को अपने दिमाग में रख लो। पहली तरीका तो ये है, आप इनको अपने आत्मा में इसको बसा ही लो, पहले से एकदम अच्छे से बसा लो। ये वैसे अगर ऐसे शक्ल दिखनी है तो मुझे इसको क्या बोल देना है, आइसो बोल देना है। और जितने कार्बन होंगे उसको आगे दे बोल देना है। जैसे इसमें कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रोप बोलेंगे। और ऐसे ये बॉन्ड जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं प्रोपिल, है ना। तो अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है, अगर एक तरीका जिसको ना समझ में आ रहा हो, दूसरा तरीका क्या है कि टर्मिनल से सेकंड कार्बन से अगर कोई मेथिल ग्रुप अटैच्ड हो, टर्मिनल से सेकंड कार्बन से कोई मेथिल ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको बोलेंगे आइसो। टर्मिनल से सेकंड कार्बन से मेथिल ग्रुप अटैच हो, आइसो। टर्मिनल से सेकंड कार्बन से कोई मेथिल ग्रुप क्या हो, अटैच हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो। तो बहुत सिंपल है, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है। ये क्या है, आइसो, ये भी आइसो है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। और ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। ये है यूजेस ऑफ आइसो। आइसो वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये वाला ग्रुप दिखे, या टर्मिनल से सेकंड कार्बन से क्या जुड़ा हो, मेथिल जुड़ा हुआ हो। टर्मिनल से सेकंड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ हो, मेथिल जुड़ा हुआ हो। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? आई होप आपको क्लियर हो रही हो, ठीक है। और आपको क्लियर भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान है चीज़ें, ठीक है। टफ लगता है तो फिर मुझे भी दिक्कत होगी कि आपको मतलब चिंता का विषय है कि अगर आपको ये चीज़ टफ लग रही है तो। अब नियो वर्ड कैसे यूज करते हैं, नियो क्या होता है कि टर्मिनल से सेकंड कार्बन से, पहले तो एक इसका ग्रुप होता है, अभी समझा दूंगा क्या होता है, लेकिन जो टर्मिनल से सेकंड कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप अटैच्ड हों, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि ये एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से 3 जुड़े हों क्या, मेथिल ग्रुप। और ये आपको कहीं ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए, या आपको कहीं ना कहीं ऐसे दिखा हुआ मिल जाएगा, एम फॉर स्टैंड्स फॉर मेथिल, तो ये दिख जाता है, इसको बोलते हैं नियो। या दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि टर्मिनल से सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप अटैच्ड हो, टर्मिनल से सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप क्या हो, अटैच्ड हो, उसको बोलेंगे नियो। टर्मिनल से सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप क्या हो, अटैच्ड हो, ये क्या हो जाएगा, नियो। टर्मिनल से सेकेंड कार्बन से क्या वो अटैच्ड, 2 मेथिल अटैच्ड हो, उसको हम बोलेंगे नियो। अब नियो का यूज करना आ गया, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो नियो ब्यूटाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। ये हो जाएगा नियो हेक्सिल या हेक्साइल, जो भी बोलना है तो बोल लो, ठीक है। ये हो जाएगा नियो हेक्सिल। क्या बात क्लियर है, नियो पेंटाइल नियो हेक्साइल। टर्मिनल से सेकंड कार्बन से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बार बार मैंने बोला है, टर्मिनल से सेकंड कार्बन से 2 क्या जुड़े हुए हैं, मेथिल ग्रुप अटैच्ड, उसको बोलेंगे नियो। क्या जुड़े हुए हैं, मेथिल ग्रुप अटैच्ड, उसको बोलेंगे नियो, ठीक है। ये था। अब एक और बहुत ही कॉमन चीज़ यूज होती है, ठीक है,
यहाँ पे हमने आगे पीछे को थोड़ा सा स्टैंड दिया है, थोड़ा सा हमने इसको यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, कॉमा लगा दिया है, क्योंकि अब इसको हम थोड़ा सा ना अपने थोड़ी बहुत जानकारी मतलब क्या कर लिया, ले लिया अपने अंदर। तो अब क्या करेंगे, हम इसको चैप्टर टू चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करना है, चैप्टर को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि छोड़ो यार 11th में ऑर्गेनिक लगभग पढ़ाई जाती है, तो आपने पढ़ी नहीं तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत तो आएगी, लेकिन मैं दिक्कत को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी भी आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं तो फिर ये चिंता का विषय है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। अब आता है यूजेज ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होता है। 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है। तो जो 1 डिग्री है वो उसको बोलते हैं प्राइमरी, जो 2 डिग्री है उसको बोलते हैं सेकेंडरी, जो 3 डिग्री उसको बोलते हैं टर्शियरी, जो 4 डिग्री उसको बोलते हैं क्वाटरनरी। अब इसका क्या मतलब है, अब वैसे में स्मॉल लिखने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री बोलते हैं, और ये इतना प्रचलन में आ गया है कि क्या बताएं। एक बार मेरे मुंह से निकल गया तो हमारे टीचर ने इसको खड़ा कर दिया था कि वो 1 डिग्री क्या होता है, आगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो बोलो, है ना। मतलब उनको क्या ही पता कि हम मॉडर्न लोग हैं, वो पुराने थे। तो अब 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है। अब 1 डिग्री के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। कार्बन एटम, मैं ही बोलूँगा, आप तो बोल ही नहीं सकते ना। कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन। जो कार्बन एटम है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, एक कार्बन से अटैच्ड हो। सेम चीज़ यहाँ पे है 1 डिग्री पे। कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद 4 कार्बन। 4 कार्बन से तो 4 डिग्री, 3 कार्बन से तो 3 डिग्री, 2 कार्बन से तो 2 डिग्री, और 1 कार्बन से तो 1 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, या प्राइमरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और सेकेंडरी तो बोल ही गया था, तो वो भी आप ले सकते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को सीखते हैं कि इसका क्या होता है मेन, वो बीच में मैंने कॉमा छोड़ दिया, ठीक है। तो एक समझते हैं, तो 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आप वैलेंसी पूरी कर लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ कार्बन चेन ही बना रहा हूँ। तो ये हो गया अपने पास, फिर ये ले लो, फिर ये ले लो, ताकि कुछ समझ में तो है डायरेक्टली क्या अटैच्ड है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेना खुद से, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन जोड़ देना आपने, मतलब अपने पास सॉरी हाइड्रोजन जोड़ देना, कार्बन नहीं जोड़ना है। तो यहाँ ये बताओ कितने हैं, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 कार्बन से। डायरेक्टली कितने कार्बन से, 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री। ये कितने से अटैच्ड है 1 2 3, तो 3 डिग्री हो जाएगा। ये कितने से अटैच्ड है 2 डिग्री से, ये हो जाएगा 2 डिग्री। ये कितने से अटैच्ड है 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, और कराऊँ क्या, और कराऊँ की बात क्लियर है, क्लियर है, बहुत सिंपल है ना, कि कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। डायरेक्टली अटैच देखना है, डायरेक्टली अटैच्ड हो, ऐसा नहीं है कि इस कार्बन से भाई इतने कार्बन जुड़े ना, 4 डायरेक्टली कितने अटैच हैं 1, ये कितने है इससे 1, आगे जाना नहीं है, प्रोपगेशन नहीं करनी है, बात खत्म। अब यहीं पे बात करते हैं, अगर 1 डिग्री, अगर इससे मैं एक हाइड्रोजन आके जोड़ दूँ, इससे कोई हाइड्रोजन एटम लाके मैं जोड़ दूँ, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्या बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो मैं आपको समझाता हूँ इसके एक एग्जाम्पल थोड़े बहुत ले लेकर, तो आपने इसको समझ लेना है और अपने मतलब दिमाग में रख लेना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मतलब भूलने का विषय ही नहीं है। क्यों भूलोगे नहीं, क्योंकि मैं इसको बार बार समझाऊंगा। फिर आएगा, ये तो हो गया नॉमेनक्लेचर, अभी मतलब रिएक्शंस में आएगा, ठीक है। रिएक्शन के बाद फिर से मैं अगर हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे तो अल्कोहल में आएगा, है ना। इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू होता है, जैसे अगर 11th पढ़ी नहीं तो क्या बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, अगला अपने पास जो है, तो एक ले लेते हैं CH3 CH, और लेते हैं CH3, यहाँ पर लिख लिया था, तो 1 2, तो यहाँ पर लिख दो 2, और ये हो जाएगा X, ठीक है। तो अब बताओ ये जो X है वो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री। जो X है वो कितने से जुड़ा है, तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। अच्छा एक और ले लेते हैं, अब मैं इसी में क्या कर दूँ, इसमें मैं हज़ारों परिवर्तन करते रहूँ, इसको छोड़ के मैं सारे में परिवर्तन करूँ। अभी भी तो ये 1 डिग्री है, तो यानी जो पहले लिखा था और जो अब लिखा है वो क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स हैं। क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, ठीक है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स। बात क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब ऐसे 2 डिग्री वाले ले लेते हैं, तो 2 डिग्री में देखो वो भी आता है अपना आइसो, टर्मिनल से क्या जुड़ा हो ये, तो इसका नाम
क्या लिख सकते हो, मतलब आइसो लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड RX, ठीक है। अब अगला क्या है अपने पास, एक और ले सकते हैं क्या, हाँ ले लो, क्या दिक्कत है। जैसे इधर मैं चेन बढ़ा दूँ, इधर चेन बढ़ा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। जैसे मैं क्या करूँ, इस वाले कार्बन में क्या करूँ, इस वाले कार्बन में कार्बन जोड़ना शुरू कर दूँ, सारे के सारे हाइड्रोजन हटा के मैंने यहाँ पे कार्बन जोड़ दिए, तो क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। अभी भी ये सेकेंडरी है पक्का, क्योंकि ये कार्बन अभी भी क्या है 2D, ओ गलती कर दी ना, ये कार्बन अच्छा 2 से 2 जुड़ा है, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने लगा 3 से जुड़ा है, मैंने सोचा ये पढ़ा रहा हूँ। तो कितने जुड़ा है, 1 और 2 डिग्री है। अच्छा 3 पे जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ लो। ऐसा इसका एग्जांपल क्या है, इससे जोड़ दो, इससे ये, तो ये वाला कौन सा है, ये वाला कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री, 1 2 3 डायरेक्टली कितने से अटैच्ड है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री हो गया। तो ये कौन सा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कौन सा है, अरे मतलब इसको मिटा ही दो ना, अब क्या दिक्कत है, एच लिख लो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं और लेक्चर की लेंथ काफ़ी लंबी भी होगी। तो एक काम करते हैं, आप भी थक गए और मैं भी थक गया हूँ, तो यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। और एक चीज़ और, थोड़ी सी चीज़ें हैं, मैंने पहला लेक्चर था काफ़ी लंबा कर दिया, अगली बार से छोटा छोटा बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था पढ़ाने का ये, ठीक है। और ऐसा मैंने पढ़ाया, इसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स की है। तो आप एक काम करिएगा, आपको जो भी मतलब सलाह है, सुझाव है, मशवरा है, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे दीजिएगा, ठीक है, कि मुझे क्या इसमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, मुझे अपनी जो टीचिंग स्टाइल है उसमें भी क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, मुझे धीरे बोलना चाहिए, मुझे तेज़ बोलना चाहिए, मतलब जो भी आपके मतलब मन में जो भी सुझाव आते हैं मुझे देने के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।